My dear friends, myself Advocate Mohammad Wali Takhar and welcome to my YouTube channel The Legal Yatra Global। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी लॉ सब्जेक्ट्स। जब कोई भी स्टूडेंट्स जो लॉ में एडमिशन लेते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में उनको लॉ की स्टडी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है और कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, टॉर्ट है, क्रिमिनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ये एलएलबी 3 इयर्स में होते हैं। और अगर आप बात करें एलएलबी ऑनर्स की तो उसमें इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एक लॉ का भी पेपर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी चेंजेस होते हैं। तो जब भी आप एडमिशन लेते हैं और जब आप 3 इयर्स में एडमिशन लेते हैं, इनिशियल जो लोग आफ्टर ग्रेजुएशन 3 इयर्स में एडमिशन लेते हैं, तो रीज़न ये होता है कि उनको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो शुरू से बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहे हैं। 5 इयर्स में आप सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फिर आप एक बेसिक रॉ सब्जेक्ट्स में आते हैं और पहले सेमेस्टर में भी आपको लॉ के 1-2 पेपर्स पढ़ने होते हैं। लेकिन जो एलएलबी 3 इयर्स में बच्चे होते हैं वो शुरू से ही क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट्स को पढ़ा कैसे जाता है। तो मैं बहुत बेसिक स्टडी आपको बताऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि वो साइंस ऑफ लॉ है। वो बताती है कि लॉ को कैसे पढ़ा जाए, लॉ को कैसे समझा जाए, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे कॉर्पोरेट लॉ हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स वो जूरिस्प्रूडेंस से ही निकले हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो उसके साथ बाकी सब्जेक्ट्स की बुक्स को भी रखें। और जब भी कोई आप कोडिफाइड लॉ पढ़ें, जैसे आप आईपीसी पढ़ रहे हैं, तो आप उसके साथ अपनी एक बुक रखें जिसमें कमेंट्री हो, जिसमें एक्सप्लेनेशंस हो, और साथ में बेयर एक्ट हो। और सेकंड और लास्ट ईयर में बेसिक लोग ये करते हैं कि अगर वो किसी एडवोकेट के चेंबर को ज्वाइन कर लेते हैं और वो एससीसी और एआईआर पढ़ने लगते हैं, तो वो जजमेंट्स को पढ़ते हैं और जजमेंट्स के साथ वो थ्योरी और सेक्शंस को मिला के पढ़ते हैं। तो ये तो लास्ट ईयर की बात है। लेकिन जब आप लेमन की तरह जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको लॉ की लैंग्वेज समझना। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो एक भरोसेमंद चीज़ है वो है लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज एलएलबी ऑनर्स में इम्पॉर्टेंट पेपर है। लीगल लैंग्वेज जिसे लीगल इंग्लिश भी कहते हैं, और यहाँ पे जो लीगल लैंग्वेज है उसे ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग कहते हैं। वो बिल्कुल लास्ट में आता है। वो एलएलबी ऑनर्स में भी है, एलएलबी 3 इयर्स में भी है। लेकिन लॉ की लैंग्वेज समझने के लिए आपको एक जनरल इंग्लिश, एक जनरल लीगल इंग्लिश समझनी पड़ेगी। उसके लिए आपको डिक्शनरी ख़रीदनी पड़ेगी, आपको सारे के सारे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, और एक लीगल लैंग्वेज, लीगल इंग्लिश की बुक लेनी पड़ेगी जिसमें लैटिन मैक्सिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें स्पेसिफिक ईडियम्स होते हैं, जिसमें एब्रीविएशंस होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप उसको समझेंगे तब आप और चीज़ों से इंटर रिलेट कर पाएंगे। जब आपको ये नहीं पता कि एससीसी को सुप्रीम कोर्ट केसेस कहते हैं, या एआईआर को ऑल इंडिया रिपोर्टर कहते हैं, या एससी को सुप्रीम कोर्ट और एचसी को हाई कोर्ट कहते हैं, और सीआरएलजे को क्रिमिनल लॉ जर्नल कहते हैं, सीपीसी को सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। तो और भी कई चीज़ें, और भी कई एब्रीविएशन है। एएलडी को इलाहाबाद कहते हैं, बीओएम को बॉम्बे कहते हैं, सीएल को कैलकटा कहते हैं। तो देर आर स्पेसिफिक एब्रीविएशंस फॉर सिटी, फॉर जर्नल्स एंड फॉर मेनी अदर थिंग्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसमें लीगल लैंग्वेज, जो लीगल इंग्लिश होती है, उसमें पैराफ्रेजिंग होती है, उसमें प्रेसी राइटिंग होती है, उसमें लेटर के फॉर्मेट्स होते हैं जो लीगल लेटर्स होते हैं, उसमें जैसे कि ये ड्राफ्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। प्लेंट कैसे लिखी जाती है, रिट पिटीशन कैसे लिखी जाती है, और जिसे कि ये अपील कैसे ड्राफ्ट की जाती है, केवियट कैसे फ़ाइल की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और वो एक बहुत बेसिक स्टडी आपको बताता है कि कैसे आपको अपनी चीज़ों को समझना है, उस लैंग्वेज को कैसे समझना है। क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो, मैं ही नहीं कहूँगा कि बहुत आसान होती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और वो स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में नहीं होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बिल्कुल लेमन है, जो बिल्कुल नया नया आया है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपनी इंग्लिश डिक्शनरी ख़रीदे और इंग्लिश डिक्शनरी से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़े, साथ में एक लीगल डिक्शनरी ख़रीदे और लीगल लैंग्वेज की एक बुक ख़रीदे।
जिसने LLB 3 ईयर्स ज्वाइन किया, क्योंकि लीगल इंग्लिश LLB 3 ईयर्स में नहीं है, LLB ऑनर्स में है। जो LLB ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले सोशल साइंसेज के फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। फिर जब वो थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, जब बेसिक लॉ सब्जेक्ट्स आते हैं, तब उनको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप थ्योरी की एक आपकी कमेंट्री की बुक होगी, आपका एक बेयर एक्ट होगा, और उसके साथ इंटर रिलेट करके आपको चीज़ों को समझना है। जो लीगल इंग्लिश पढ़ के हैं उनके लिए एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने लीगल इंग्लिश नहीं पढ़ी है LLB 3 ईयर्स में, उनको एक लीगल इंग्लिश की किताब लेनी पड़ेगी और ये सारी की सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। द बेसिक टेनेट्स ऑफ ड्राफ्टिंग, पैराफ्रेजिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, जो फॉर्मल इनफॉर्मल करस्पॉन्डेंस होती है, और इसके साथ आपको लैटिन मैक्सिम्स के ऊपर, लैटिन मैक्सिम्स, फॉरेन वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, इन सब के ऊपर आपको बहुत महारत हासिल करनी पड़ेगी। जब आपको लैटिन मैक्सिम्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तब आप अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे, आप लॉ की लैंग्वेज को समझ पाएंगे और आप इंटर रिलेट कर पाएंगे। जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ें तो आप साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की भी बुक रखें, जूरिस्प्रूडेंस की भी बुक रखें। जब आप टॉर्ट पढ़ें तो भी आप साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की, क्रिमिनल लॉ की, जूरिस्प्रूडेंस की बुक रखें। ये इस वजह से है, बुक रखें और उसके साथ इंटर रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस से ही सारे सब्जेक्ट्स निकले हैं। दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ ऑल द लॉज इन इंडिया। ठीक है, सारे के सारे लॉज उससे अपनी पावर डिराइव करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप IPC पढ़ना है, साथ में टॉर्ट है, तो डिफेमेशन जो होता है वो क्रिमिनल भी होता है, सिविल भी होता है। सिविल डिफेमेशन है वो टॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। असॉल्ट और बैटरी ये क्रिमिनल लॉ का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बेसिकली आपको टॉर्ट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर डिफरेंस ये भी होता है कि टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग के लिए यूज़ किया जाता है, क्राइम एक क्रिमिनल रॉन्ग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन दो सब्जेक्ट्स का भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटर रिलेशन है। फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें तो भी आप साथ में क्रिमिनल लॉ को रख सकते हैं। रीज़न ये है, आप IPC के साथ उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी कई वर्ड्स हैं जैसे मिस एप्रोप्रिएशन, अनडू इन्फ्लुएंस, नॉन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो IPC से रिलेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 420 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 420 भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और अगर हम मिस एप्रोप्रिएशन की बात करें, अनडू इन्फ्लुएंस की बात करें, तो वो भी बहुत हद तक फ्रॉड, चीटिंग और बहुत से कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट कर जाता है। जैसे किसी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उसे इंटिमिडेट करना शुरू कर दिया, उसे धमकी देना शुरू कर दी कि, और उसने अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो जो उसने धमकी दी है, जो उसने इंटिमिडेट किया, उसके ख़िलाफ़ उसमें क्रिमिनल मुकदमा चलेगा, क्रिमिनल का केस, कंप्लेंट केस फाइल होगा। और जो नॉन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके ख़िलाफ़ एक सिविल रॉन्ग के तहत एक सिविल का मुकदमा फाइल होगा, एक सिविल सूट फाइल होगा। तो लॉ में एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप साइड बाय साइड दो नेचर के केस फाइट कर सकते हैं। क्रिमिनल के केस में आपको सज़ा मिलती है, फ़ाइन दिया जाता है, आपको जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। सिविल के केस में रिकवरी होती है, डैमेजेस मिलते हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। तो ये सब्जेक्ट्स का एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को आप इंटर रिलेट नहीं कर सकते। अगर आप क्रिमिनल लॉ की बात करें, अगर आर्टिकल 21 में मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जा रहा हूँ, आर्टिकल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है मर्सी पिटिशन। मर्सी पिटिशन कैपिटल पनिशमेंट से बचने के लिए दी जाती है, जो प्रेसिडेंट के पास जाती है। और प्रेसिडेंट अगर अलाउ करता है तो जो जैसे कि अफेंडर होता है उसको मर्सी दी जाती है और उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। तो पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट, किसी भी मोड ऑफ पनिशमेंट, ये तो क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। तो हमने यहाँ इसको कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे डिराइव कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे इंटर रिलेट कर दिया, इसलिए इंटर रिलेट कर दिया क्योंकि लॉ एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होती है और सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिनके बारे में मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। और लॉ के सब्जेक्ट्स जब भी आप पढ़िए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो फ़िलॉसफी ऑफ लॉ है, जो स्टडी ऑफ लॉ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो बेसिक थ्योरीज़ हैं लॉ की, उन सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ इंटर रिलेट करके चलिए, क्योंकि हर जगह आपको इंटर रिलेशन दिखेगा। जब आप शुरू से शुरुआत करेंगे तब आप और सारी चीज़ों को आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके बैकड्रॉप में जाना, उसके रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में जाना, उसकी हिस्ट्री में जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है
और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल, एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल। ओके देन, टेक केयर, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।